धारचूला में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसकी वजह से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। मंगलवार शाम से ही जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढक गया है। बर्फबारी का वीडियो मन मोहने वाला है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। कल शाम से ही तस्वीरें भी सामने आ रही है। सैलानी जो वहां पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं इस बर्फबारी के बाद से। मंगलवार शाम से ही जमकर बर्फबारी, पूरा इलाका सफेद चादर से ढक चुका है। बर्फबारी का वीडियो मन मोह रहा है। जो भी यहाँ पहुंच रहा है, वहां की खूबसूरती से उनका मन मोह रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन और यात्रियों की संख्या के निर्धारण को लेकर विवाद देखा जा रहा है। सरकार का कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से यात्रा कराने का फैसला है। तीर्थ पुरोहितों ने फैसले का विरोध जताया। स्थानीय विधायक ने भी फैसले का विरोध किया है। सती और संजय, दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे संवाददाता को रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें, तीर्थ पुरोहितों ने फैसले का विरोध किया है। स्थानीय विधायक ने भी फैसले का विरोध किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सरकार के फैसले का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन और यात्रियों की संख्या के निर्धारण को लेकर के ये विरोध अब देखा जा रहा है। दरअसल चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये नया विवाद यहाँ पर शुरू हो चुका है। सरकार का कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से यात्रा कराने का फैसला है और इसी फैसले का विरोध तीर्थ पुरोहितों की तरफ से किया जा रहा है। स्थानीय विधायक ने भी फैसले का विरोध किया। राज्य सरकार द्वारा जो ये पंजीकरण की जो व्यवस्था की गई है, ये लगातार चारधाम यात्रा पे प्रयोग करते जा रहे हैं। और इसी प्रयोग की कड़ी एक ये है कि इन्होंने जो है पंजीकरण की सुविधा की है। इसमें स्थानीय लोगों को भी इन्होंने जोड़ दिया है, जो पूरी तरह से व्यवहारिक है। हमारा मानना ये है कि जो पंजीकरण की जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, सरकार को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को ही नहीं, बल्कि तीर्थ यात्रियों को भी बहुत दिक्कतें आ रही है। सुविधा तो होगी। देखिए, आज तक कभी कैपेसिटी का जब भी कैपेसिटी का रहा है तो यात्रा बहुत बाधित रही है। और मेरा अपना पर्सनल जो मानना है और जो वहाँ के लोगों का भी मानना है, आज तक हमेशा ही बिना कैपेसिटी के यात्रा निर्बाध चलती रही है और बहुत अच्छी चलती रही है। तो मेरा अपना मानना यह है कि कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी जी से हम इन बिंदुओं पे बात कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये कैपेसिटी वाला मामला हल हो जाएगा। इस विवाद पर पर्यटन मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। कैरिंग कैपेसिटी आ रही है हमारे पास, कैरिंग कैपेसिटी आ रही है। हमने टेम्पल कमेटी से भी पूछा है कि भाई कितने लोगों का आप दर्शन करा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं और हमें अनुभव है इस चीज़ का, ऐसी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अव्यवस्था ना फैले, तो कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही लोग वहाँ रहें, व्यवस्था हो, यही हम चाहते हैं। संख्या हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लाने पर अव्यवस्था होगी। इसलिए ये देखा गया है कि जहाँ पर जो दर्शन करने की क्षमता, रहने की क्षमता, सब चीज़ की क्षमता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और निश्चित रूप में मैं समझता हूँ इसमें यात्री की व्यवस्था जो है वो ठीक होती रहेगी। तो कैरिंग कैपेसिटी पर विवाद देखा जा रहा है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी पर फोकस क्यों है, अब आप ये जान लीजिए। अधिक संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कैरिंग कैपेसिटी अधिक नहीं है। जोशीमठ आपदा के कारण भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे अधिक तीर्थ यात्री बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ से जाना होता है। अधिक तीर्थ यात्री पहुंचेंगे तो हालात बिगड़ेंगे। चारों धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारण होगी। पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को देख करके फैसला लिया गया है। अब आपको ये बता देते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी है क्या। दरअसल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या वहन क्षमता, इससे अधिक जनसंख्या का निर्धारण होता है। लोगों को स्थानांतरित करने में आसानी होती है। हिमालय क्षेत्रों की वहन क्षमता का आकलन इससे किया जा सकता है। क्षेत्र की चिंताओं और मुद्दों की पहचान इससे हो सकती है। इसको लेकर के हालांकि अब विवाद देखा जा रहा है। हमारे साथ देहरादून से संवाददाता पंकज राणा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, कैरिंग कैपेसिटी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, लेकिन इसका विरोध भी देखा जा रहा है। आपको वहां पर क्या जानकारी मिल पा रही है, इसको लेकर क्या तस्वीर? देखिए, स्थानीय लोग जो होटल व्यवसायी हैं, तमाम जो लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अगर संख्या निर्धारण कर दी तो जो लोग यात्रा के लिए आते हैं वो संख्या उस हिसाब से नहीं होगी जिस हिसाब से उनकी बुकिंग होनी चाहिए। यानी कि यात्रा पे संख्या में अगर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनके होटलों की बुकिंग हो या अन्य तमाम व्यवस्थाएँ हो, सामान बिक्री की चीज़ हो, ट्रैवलिंग की चीज़ें हो, ये उनको व्यवस्थित तौर से मिल सकती हैं। ये मांग लोग कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित भी ये कह रहे हैं कि सरकार को संख्या का निर्धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जब देखा गया था कोरोना के दौरान, जब यात्रा खुली थी तो
लगभग 47 लाख के करीब यात्री उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आए थे और इसीलिए सरकार ने व्यवस्था बनाई थी कि यदि रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य होगा, रजिस्ट्रेशन के करके यात्री उत्तराखंड में आएंगे तो एक तो काउंटिंग उनकी हो जाएगी और दूसरी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। क्योंकि चारधाम यात्राओं में अगर हम बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री की बात करें तो वहाँ ठहरने से लेकर तमाम व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। केदारनाथ धाम में अलग से व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है। जो वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, पैदल मार्गों में जो रुकने की व्यवस्था है, उस हिसाब से यात्रियों को आगे भेजा जाता है और वहीं पर यात्री कितनी संख्या में रुक सकते हैं, कितने यात्री एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, ये बंडल टेम्पल कमेटी है वो डिसाइड करती है कि कितने लोगों की संख्या होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से यात्री को जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद इस बार सबसे अहम मुद्दा यह है कि क्योंकि जोशीमठ में जो आपदा आई है उससे यात्रियों की संख्या को निर्धारण किया जा रहा है ताकि जोशीमठ से यात्री जब बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा पे जाएंगे तो उनके पास वाहनों की संख्या होगी, तमाम लोग वहाँ पर जाएंगे तो उस हिसाब से सड़क मार्ग से कितने यात्री वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर लोगों के रुकने की क्या व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि इस बार जोशीमठ में बहुत ज़्यादा यात्री नहीं रुक सकते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था सरकार को कहाँ करनी होगी क्योंकि जोशीमठ से आगे बहुत ज़्यादा इतने गेस्ट हाउस नहीं है, सरकार के अपने गेस्ट हाउस नहीं है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आज हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं। भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली में शामिल होंगे। सीएम धामी रैली को संबोधित भी करेंगे। रैली में 10,000 युवाओं के आने की संभावना भी है। नकल विरोधी कानून बनने पर आभार रैली यहां पर जताई जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली में सीएम यहां पर शामिल होने जा रहे हैं। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सीएम धामी रैली को संबोधित भी करेंगे। कहा जा रहा है कि इस रैली में तकरीबन 10,000 युवाओं के आने की संभावना है। और अब खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से। आज से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो रहा है। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड कर रखा है महोत्सव। सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यहां पर मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे सीएम धामी दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करेंगे इस महोत्सव का। मुनि के रेती में गढ़वाल मंडल विकास निगम में कार्यक्रम किया जा रहा है। देश विदेश से योगाचार्य शिरकत करने वाले इस कार्यक्रम में। एक और बड़ी खबर, आज उत्तराखंड कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुए महाधिवेशन में पार्टी के दिए गए प्रस्ताव पर जानकारी दी जाएगी। भाजपा को भी कई मुद्दों पर घेरने का यहाँ पर रणनीति बना ली गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा को भी कई मुद्दों पर घेरा जाएगा करण माहरा की तरफ से। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।